बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अप्लाइड फिजिक्स का लेक्चर 2। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर 2 थोड़ा सा अगर हम रिवाइज कर लें अपना लेक्चर 1 में वी जस्ट गेव एंड वी जस्ट वेंट थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज and what are the properties of an electric charge. Electric charge is the property due to which it can attract or repel other objects. इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट कूलम है। कूलम इज अ वेरी लार्ज यूनिट। और ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम लेक्चर में जो समराइज करें तो ये शेयर किया था। अब अगर हम नेक्स्ट आते हैं तो हम डिटेल देखेंगे आज कूलम्स लॉ की और इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज मजीद डिटेल में बता दूं, एक तो ये कि आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फिर ये कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम देखें तो कंडक्ट कैसे करता है। आपके पास मटेरियल्स की 3 टाइप होती है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स में से चार्ज फ्लो कर सकता है, चार्ज आर फ्री टू मूव थ्रू द कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं करता, चार्ज इज नॉट फ्री टू मूव। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं आर टाइटली बाउंड विद देयर रिस्पेक्टिव एटम्स एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव। और सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी होती है एंड चार्जेस का फ्लो लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स। और सेमीकंडक्टर्स में ये जो कंडक्टिविटी होती है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, सो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज में उसके फ्लो के लिहाज से हम मटेरियल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और इसके अलावा ये कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्वांटाइज्ड है। ये आपके पास हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो करता है। और दूसरा ये कि चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर तो होता है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट था जिसपे प्लस क्यू चार्ज था, एक चार्ज बॉल थी, उसको आपने किसी अनचार्ज बॉल के साथ टच किया, सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q/2 हो गया तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी चार्ज Q/2 हो गया, बट द टोटल चार्ज विल बी कंजर्व। जिस तरह एनर्जी कंजर्वेशन होती है इसी तरह से चार्ज भी क्या है, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ओके, नाउ इट गोज टू द कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ जिसका मैंने आपसे एक एक्सपेरिमेंट भी शेयर किया था, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट Coulomb's law basically measures the force of interaction between the two charges. Coulomb's law simultaneously दो charges के दरमियान force को find कर सकता है। और Coulomb's law ये state करता है कि Coulomb's law states that F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, where Q1 and Q2 are two charges and R is the distance between the two charges, and Coulomb's law always acts along the line joining the two charges. और बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये बेसिकली क्या है, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स। और इसको आपने पहले भी देखा है कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके सबस्क्रिप्ट से। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, तो force on Q1 will be shown by F12 and force on Q2 will be shown by F21. कूलम्स फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर Q1 Q2 पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है 2 पे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी जो Q2 उस पे लगा रहा है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप बताएं कि F12 और F21 का रेशियो क्या होगा, तो वो 1 होगा। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों चार्जेस जो हैं वो उनकी फोर्स की डायरेक्शन, बट कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, इक्वल फोर्स होती है। और ये कि आपके पास if there are multiple charges then the coulomb force will be equal to the vector sum of all the forces, not the scalar sum. ऐसा नहीं है कि आप 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन को एड अप करके कह दे कि टोटल फोर्स 50 न्यूटन है, बट दिस विल बी द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग ये होता है, जिस तरह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप कहते हैं कि जब आपके पास वेव्स ट्रेवल कर रही हैं देन द टोटल amplitude of the waves will be equals to sum of the algebraic sum of their amplitudes। का मतलब होता है कि डिपेंड करता है कि आपके पास वेव्स की डायरेक्शन क्या है। अगर सारी वेव्स एक डायरेक्शन में है तो सबके एम्पलीट्यूड्स ऐड अप हो जाते हैं, और अगर ऑपोजिट में है तो उनके एम्पलीट्यूड्स अलजेब्रिकली आप ऐड करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर वेक्टर सम का मतलब है कि आपके पास हम डिपेंड करता है कि हम देखेंगे कि आपके पास उन सब वेक्टर्स की क्या डायरेक्शन है,
उन सब की वेक्टर्स की डायरेक्शन को फिर हम वेक्टर सम लेंगे, अब वेक्टर एडिशन करेंगे। अब वो वेक्टर एडिशन कैन बी डन यूजिंग द हेड टू टेल रूल या फिर वेक्टर एडिशन थ्रू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन बात ये है कि आपके पास जो कूलम फोर्स है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। फोर्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं जब चार्जेस आपके पास रेस्ट पे होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मेजर करते हैं, इस इनवर्स स्क्वायर्स लॉ से। अगर आप देखें तो मैंने इस स्लाइड पे एंड पे न्यूटन्स लॉ भी लिखा है। वो न्यूटन्स लॉ क्यों लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इन दोनों फोर्सेस की मैच करती हैं। एक तो ये कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी बात ये, अगर हम इसमें देखें जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मींस इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ क्या हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है। फिर ये कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो बहुत लार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लार्ज होने का मीनिंग ये नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत लार्ज है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्मॉल है। इट डजेंट मीन दैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं, एटॉमिक लेवल पे हम चार्ज ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू द बिग ऑब्जेक्ट्स तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज डोमिनेंट। अच्छा जी। फिर जो मैंने ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि इफ मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, मल्टीपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कब एक्ट करेंगे एक पार्टिकल में, व्हेन देयर विल बी मल्टीपल चार्जेस, मोर देन टू चार्जेस, द नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम नॉट अ स्केलर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। इससे हम प्रेजेंट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। इसकी मैंने एक डायग्राम शो की है कि अगर आपके पास n चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू सो ऑन n चार्जेस हैं, सो आपके पास जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, हम इंडिविजुअली वन बाय वन मेजर करेंगे Q1 की इंटरेक्शन एवरी चार्ज के साथ। वी विल सेपरेटली कैलकुलेट कि Q1 और Q2 किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आपके पास F12 आएगा। फिर Q1 और Q3 इंटरेक्ट करते हैं तो F13 आएगा। देन Q1 and Q4 इंटरेक्ट करते हैं तो वी विल गेट F14। देन Q1 and Q5 इंटरेक्ट करते हैं F15 अप टू सो ऑन Qn तक आपके पास क्या आएगा, F1n। एंड द टोटल फोर्स विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। हम इन सारी वेक्टर फोर्सेस का, जब आपने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है तो यू विल नॉट थिंक अबाउट द अदर चार्जेस, आप सिर्फ उन दो चार्जेस के बारे में सोचेंगे। जब मैं मेजर कर रही हूँ ना F14, तो दिस विल बी द फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल 4। तो हम समझेंगे कि बस यहाँ पर दो चार्जेस हैं, हम बस इन दोनों की फोर्स फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसी तरह हर एक की वन बाय वन इंडिविजुअली हम फोर्स फाइंड करेंगे और एंड पे जो टोटल फोर्स होगी वो क्या होगी, उन सबका वेक्टर सम होगी। एंड व्हेन आई से द वेक्टर सम, that means the directions cannot be ignored. We will be considering the directions of all these vectors. हम separately इन सब vectors की direction को consider करेंगे। How? I will let you know in further slides. अच्छा, ये शेल थ्योरी का भी दरमियान में स्लाइड मैंने शेयर कर दी है, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बात ये है कि शेल थ्योरी जो है ना ये बेसिकली जैसे आप देखो जो ग्रेविटेशनल लॉ में और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ में एक बात ये भी कॉमन है कि जब हम डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं तो वी मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। हम सेंटर, अब मैस जैसे आपने अर्थ का मैस भी फाइंड किया और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी जो हम डिस्टेंस लेते हैं आर, वो अर्थ के सेंटर से लेते हैं, एज इफ ऑल द mass of the earth is concentrated at the center। यानी हम इस तरह समझते हैं कि शायद जैसे सारा मैस उसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी है। अ चार्ज पार्टिकल आउटसाइड अ शेल विद चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट सरफेस। अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है उसकी सारी सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा किसी और चार्ज को, ऐसे जैसे कि सारा चार्ज इसका सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो सेंटर से ले रहे हैं।
यहाँ पर आता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और ये R डिस्टेंस कहाँ होता है? वो होता है आपके पास सेंटर से होता है, दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरम्यान होता है। और ये कब है? जब आपके पास एक स्फेरिकल शेल से आउटसाइड आपने टेस्ट चार्ज लिया है, एक स्फेरिकल शेल Q है, उससे आउटसाइड आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा है Q0। उन दोनों के दरम्यान जब आप फोर्स फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R²। और अगर वही टेस्ट चार्ज आप उस शेल के इनसाइड रख दें तो द स्फेरिकल शेल विल नॉट exert any force on the test charge placed inside the shell। ये आपने गॉसेस लॉ से इंटर में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है तो इट डज नॉट exert any force on the charge inside the shell। आउटसाइड पार्टिकल पे, आउटसाइड चार्ज पे वो फोर्स एक्सर्ट करता है ऐसे जैसे कि सारा चार्ज उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, क्योंकि आप वो आर उसके सेंटर से लेते हैं। लेकिन अगर वो चार्ज उसके इनसाइड है, अगर आपने टेस्ट चार्ज को उस स्फेरिकल शेल के इनसाइड प्लेस किया है तो वो उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ शेल विद चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, यानी अगर आपके पास उस शेल के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड द शेल। आपके पास वो जो इनसाइड शेल है उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अच्छा, ये स्फेरिकल कंडक्टर्स और शेल थ्योरी वाली स्लाइड्स मैं इनको अलग भी रख सकती थी, लेकिन मैंने दरमियान में लिख दी है तो मैं आपको इनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपके पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके ऊपर अगर आपने कोई चार्ज दी है तो उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सारे उसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बेसिकली जो मैं चीज़ आपको आज करवाना चाह रही थी विच वाज माय कोर टारगेट वाज द एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। और जब आपने कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है फॉर मल्टीपल चार्जेस, मैंने जो भी बात की थी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, जो हमने यहाँ पर बात की थी कि एफ नेट विल बी इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है आपने वेक्टर एडिशन थ्रू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। यू डिड स्टडी इट इन फर्स्ट ईयर इन द सेकेंड चैप्टर कि आपके पास वेक्टर्स को एक तो आप हेड टू टेल रूल से ऐड करते हैं, दूसरा आप उनको ऐड करते हैं यूजिंग द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उन्हें आप ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको अगर हम फाइंड करें तो हम थ्रू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे फाइंड कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने दो वेक्टर शो किए हैं, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी वेक्टर्स हों उन सब के एक्स कंपोनेंट आप फाइंड कर लें और उन सब के वाई कंपोनेंट्स आप फाइंड कर लें, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड। I repeat, if you are adding vectors using the rectangular components, the method of rectangular components, let's suppose you have A, B, C, D and vectors. So the resultant vector will have x component, y component equals to the x component of the resultant vector will be equals to sum of the x component of all the vectors which are added, which are being added, and the y component will be equals to the sum of all the y components of the vectors which are being added. So Rx will be equals to Ax plus Bx plus Cx plus Dx up to so on, and Ry will be equals to Ay plus By plus this. Okay. So is he एक example I'm going to tell you, और after telling the explaining the example मैं एक practice question आपको भी दूंगी और book से कुछ questions मैं आपको mark करूंगी जो आपने करने होंगे। So a simple example, we have x-axis, y-axis, xy coordinate system. Q1 is placed at the origin. जो Q1 charge है इसको हमने place किया है at the origin. Q2 आपके पास along the y-axis है at some distance. क्योंकि मैं भी सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ तो मैंने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की, एलेबोरेट नहीं की, लेकिन हमने सिर्फ इसको अभी एक्सप्लेन करना है। So Q1 is at the origin, Q2 is at some distance, let's suppose R1 distance from Q1, and it is placed along the y-axis.
The third charge Q3 is placed along the x-axis at some distance, let's suppose R3. So you need to find out the total force on Q1. आपके पास 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3. आपने Q1 चार्ज ओरिजिन पे है, Q2 चार्ज आपके पास पॉजिटिव y एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, और Q3 चार्ज पॉजिटिव x एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है. आपने अगर टोटल फोर्स फाइंड करनी है ऑन Q1, if you are asked to find the net force on the charge Q1, the net force on the charge Q1 will be the vector sum of the individual forces. Of which individual forces? One force which is between Q1 and Q2, the force which is acting on Q1 by Q2, and the other force which is acting on Q1 by Q3. So F1 will be equals to F12 plus F13. And as I told you in the last slide that the vector sum of the x components will be equal to the resultant x component, and the vector sum of the y component will be equal to the y component of the resultant. So f1x यानी कि जो total vector है f1 उसका x component will be equals to the f12, वही जो हमारे पास हम यूज करते हैं कन्वेंशन के. f12 क्या है? चार्ज Q2 की फोर्स है Q1 पे. So F12x plus F13x and F1y will be equals to F12y plus F13y. अब ये तो हमने बात कर लिया कि ये क्या क्या होगा, ये तो हमने इक्वेशंस लिख ली हैं, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? अब आप ये देखो कि Q1 और Q2 क्या है? ऑपोजिट चार्जेस हैं. ऑपोजिट चार्जेस का मीनिंग ये है कि आपके पास अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. सो Q2 विल अट्रैक्ट Q1. सो जब Q2 अट्रैक्ट करेगा Q1 को, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी F12 दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड. Q2 अट्रैक्ट करेगा Q1 को, सो जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी F12 दैट विल बी अपवर्ड. अपवर्ड इन विच डायरेक्शन? इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन. So F12 is along the positive y axis. And Q1 और Q3 ये क्या है? लाइक चार्जेस हैं. एक नेगेटिव है, दूसरा भी क्या है? नेगेटिव चार्ज है. सो दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे सो क्या होगा? आपको नाउ हाउ कैन आई शो विद, मैं आपको भी बताती हूँ एक्सप्लेन. अब ये देखें कि दोनों रिपेल करेंगे, सो आपके पास जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो आउटवर्ड होगी. सो Q1 जो है वो Q3 को रिपेल करेगा, और जो Q1 है वो रिपेल किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में रिपेल होगा ना. Q1 और Q3 है, तो Q3 क्या करेगा? Q1 को रिपेल करेगा. सो रिपेल का मतलब है कि उसे अपने से परे धकेलेगा. उसको जब रिपेल करेगा तो Q1 किस डायरेक्शन में मूव करेगा? नेगेटिव एक्स में मूव करेगा. तो इसका मतलब है कि F13 क्या होगी? विल बी डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. सो हमने ये वर्बली इनकी डायरेक्शंस देख ली हैं कि F12 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और F13 जो है वो नेगेटिव एक्स की तरफ आएगा. तो अगर हम एक्सक्यूज मी मैम, यस हम डायरेक्शन के बारे में बता दें. ये देखिए Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं. तो Q2 क्या करेगा? Q1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऐसे ही है. सो अट्रैक्ट का मतलब ये है कि Q1 जो है वो Q2 की तरफ जाएगा. ऐसे ही है ना. मतलब अगर हम सिर्फ एक फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, आल्दो ये म्यूचुअल फोर्स होती है, लेकिन आप क्या फाइंड कर रहे हैं? Q2 की फोर्स फाइंड कर रहे हैं Q1 के ऊपर. ऐसे ही है. तो डायरेक्शन क्या होगी F12 की? F12 की डायरेक्शन ये होगी कि जो Q1 है दैट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स Q2. ऐसे ही है. तो वो जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन है वो क्या होगी? पॉजिटिव y की तरफ होगी ना. जो अट्रैक्शन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? टूवर्ड्स द Q2. ऐसे ही अट्रैक्शन है तो वो यस टूवर्ड्स मैम. Q2 होगी. देखो जी मैम, जब जी मैम. अट्रैक्शन है तो वो टूवर्ड्स होगी, और जो रिपल्शन है तो वो अवे होगी. ऐसे ही है ना. रिपल्शन में वो अवे मूव करेगा, एंड अट्रैक्शन में दिस विल गो टूवर्ड्स. और जो रिपल्शन है Q1 और Q3 में रिपल्शन आ रही है, तो उस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? Q1 विल बी रिपेल्ड अवे फ्रॉम Q3. रिपेल्ड अवे का मीनिंग ये है कि आपके पास Q3 कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना. और Q1 क्या है? रिपेल्ड अवे, विल बी रिपेल्ड अवे फ्रॉम Q3, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस हैं. रिपेल्ड अवे का मीनिंग ये है कि वो नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी फोर्स की. तो इस वजह से आपके पास जो F12 है वो दैट वन F12 इज completely along the y axis. अब ये भी बस, सॉरी एक और बात याद रखो,
जो कूलम फोर्स होती है दैट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस जिस लाइन से ज्वाइन हो रहे हैं। अब आपके पास जो मैं बात कर रही हूँ कि Q1 और Q2 क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस है ना, तो इनको कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, वाई एक्सिस ज्वाइन कर रहा है। तो आपके पास ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है ये इसी वाई एक्सिस के अलोंग की होगी, ये किसी थीटा एंगल पे नहीं हो सकती, ऐसी है। और Q1 और Q3 को कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, एक्स एक्सिस ज्वाइन कर रही है। सो आपके पास ये जो रिपल्शन की डायरेक्शन होगी ये या पॉजिटिव एक्स में हो सकती है या नेगेटिव एक्स में हो सकती है, इसी लाइन के अलोंग हो सकती है, ऐसी है। सो आपके पास क्योंकि Q3 Q1 को रिपेल कर रहा है और Q3 क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो Q1 किधर रिपेल होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ रिपेल होगा। अगर Q1 और Q3 के दरमियान कोई एक्सक्यूज मी एंगल मैम। होता, एक मिनट बेटे, Q1 और Q3 के दरमियान अगर कोई एंगल होता तो आपके पास जो F13 होती उसका कोई एंगल हो सकता था एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अब Q1 और Q3 दोनों लाई कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे ही। The Coulomb force always acts along the line joining the two charges, ऐसे ही है। So फिर आपके पास जो फोर्स आएगी F13 that will be along the negative x। ये मैंने नीचे इस स्लाइड पे लोअर लेफ्ट पे F13 की डायरेक्शन शो की हुई है टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ जी बताएं आप क्वेश्चन। मैम Q1 भी तो Q2 को अट्रैक्ट कर सकता है ना, हम क्या मेजर ये कर क्यों रहे हो रहा हैं, है कि Q2 हम Q1 क्या को मेजर कर अट्रैक्ट रहे हैं, कर रहा है? फोर्स ऑन Q1 मेजर कर रहे हैं ना। यस मैम। हम सिर्फ फोर्स ऑन Q1 मेजर कर रहे हैं, हम कंसीडर नहीं कर रहे कि बाकी फोर्सेस क्या हैं। हम इस वक्त मेजर कर रहे हैं सिर्फ Q1 के ऊपर फोर्स। हमारा प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि फाइंड द टोटल फोर्स ऑन Q1, कि Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, हमने ये फाइंड करना है, ओके मैम। इसलिए। तो मैम जो Q2 है उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना Q1 पे। देखो हम इम्पैक्ट या फाइनल रिजल्ट नहीं देख रहे, हम एक न्यूमेरिकल में सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा, वो उसको रिपेल करेगा अट्रैक्ट करेगा, वो हम नहीं देख रहे। वी आर जस्ट कंसीडरिंग कि आपने ये बताना है कि Q1 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। इस सिस्टम में हम सेपरेटली ये भी तो फाइंड कर सकते हैं कि Q3 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। जाहिर है ये सारे चार्जेस हैं, कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। Q3 Q1 पे लगा रहा है तो Q1 भी तो Q3 पे लगा रहा होगा, ऐसे है ना। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारी जो टू स्टार्ट विद प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन Q1, ऐसे ही है। मैं यही न्यूमेरिकल आपको दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि आप बताएं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q3, ऐसे ही है। जब आप फोर्स ऑन Q3 फाइंड करेंगे तो फिर आपके पास सारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम की प्रॉब्लम का रुख क्या हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा, ऐसे ही है। तो आपके पास जी इस मैम। एक डायग्राम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल सकती है ना, बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को नाम दे सकते हैं, जिसका हमने एक बहुत बेसिक सा पार्ट कर रहे हैं कि आप बताएं कि Q1 के ऊपर कितनी फोर्स है, ऐसे ही है। हमारे पास इस सिस्टम में इनकी हम पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंपलेस्ट केस में इसमें आपने बस ये कैलकुलेट करना है कि Q1 के ऊपर फोर्स क्या है, यानी हम बाकी उसके फिनोमिना या क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे, भी सिर्फ फाइंड कर रहे हैं फोर्स। तो अब मैंने ये बात ओके की मैम। थी, अगर आप इन डायरेक्शंस को देखो, F12 अपवर्ड है अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस है और F13 अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस है। सो आपको ये पता है कि इफ अ वेक्टर लाइज कंप्लीटली अलोंग द y एक्सिस, तो दैट मीन्स अगर एक वेक्टर कंप्लीटली अलोंग द y एक्सिस है तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा, ऐसे ही है। आप साइन कॉस की रेशियोज और वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लगा के फाइंड भी कर सकते हो, ऐसे ही है। और अगर एक वेक्टर कंप्लीटली अलोंग द x एक्सिस हो तो उसका y कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, ऐसे ही है। सो F12 इज कम्प्लीटली अलोंग द y एक्सिस, ऐसे ही F12 अपवर्ड है, किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। सो अगर एक वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब है उसका x कंपोनेंट क्या है, जीरो है। कंपोनेंट x कंपोनेंट या y कंपोनेंट की क्या मीनिंग होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मीनिंग ये होता है कि आपके पास वो इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी वेक्टर की इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी ए वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का मतलब है कि उस ए वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है इन द एक्स डायरेक्शन। किसी ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट का मीनिंग है कि उसकी इफेक्टिव वैल्यू है इन द वाई डायरेक्शन, ऐसे। सो अगर एक वेक्टर F12 इज अलोंग द वाई एक्सिस, दैट मीन्स उसका इफेक्ट इज ऑल अलोंग द वाई एक्सिस। उसका इफेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, जीरो है। दैट मीन्स उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, जीरो, और उसका वाई कंपोनेंट क्या है, उस वेक्टर के इक्वल है। आप इसे इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि F12y विल बी इक्वल्स टू F12 sin 90 डिग्री एंड F12x विल बी इक्वल्स टू F12
cos 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो आएगा, उसका x कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, sin 91 आएगा, उसका y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, f12 इज इक्वल्स टू f12। x और y कंपोनेंट्स वाली एक्सरसाइज आप इंटर में कर चुके हैं, वो मैं आपको रिपीट नहीं कर रही। और जो f13 है वो नेगेटिव x की तरफ है, f13 की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द नेगेटिव x। इसका मतलब है जो x कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और जो इसका y कंपोनेंट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब टोटल फोर्स के लिए आप इन सब की वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। और ये जो F13 और F12 की वैल्यू है ये हमने कूलम्स लॉ से फाइंड करनी होती है। F13 किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज उस तरह से नहीं elaborate की। जब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी लिख सकते हैं। और जो फाइनल रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम उसी तरह से जैसे हम फाइंड करते हैं टेन इनवर्स से फाइंड करेंगे कि थीटा विल बी इक्वल्स टू f1y ओवर f1x। ये मेरी स्लाइड में मैंने f1 लिख दी है, बेसिकली ये f1x आएगा, इसको करेक्ट कर लें, मैं इसको कर लेती हूँ करेक्ट। थीटा विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको बताया है। इसकी एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें अगर आपके पास, मैं आपको ये शेयर भी कर देती हूँ, आपके पास तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 और Q3। Q1 जो है वो ओरिजिन पे है, Q2 एक्स एक्सिस पे है, और Q3 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब आपके पास जो Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगी, क्योंकि कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है, तो वो अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगी। और जो Q3 है, Q1 और Q3 के दरमियान जो लाइन है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 50 डिग्रीज का एंगल बना रही है। सो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मैंने आपको करने के लिए देना है लेकिन मैं आपको खुद बता भी देती हूँ। अब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखो जो F12 है वो क्या आएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। जो Q2 है वो Q1 को क्या करेगा, रिपेल अवे करेगा, दिस विल रिपेल अवे Q1। एंड जो Q3 है वो भी Q1 को रिपेल करेगा और वो इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ऐसे। सो अब हमारे पास जो F13 है इसके आपके पास जो कंपोनेंट्स आएंगे उनको आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ये कॉज और साइन के एंगल्स के साथ। अब देखो अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा, लेकिन हम किसी वेक्टर का जो स्टैंडर्ड एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो आपके पास ये एंगल कितना बनेगा, यहाँ तक आएगा 180 और बाकी क्या आएगा +40। सो फिर F13 के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, F13 cos 180 प्लस ये थीटा कितने 40 डिग्री फाई, जिसे आप लिखते थे 180 प्लस फाई करके। आप अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लें, आपको पढ़े हुए भी साल हो चुका है, अब थोड़ा सा जो सेकंड चैप्टर में ये जो वेक्टर एडिशन थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम कैसे फाइंड करते हैं कंपोनेंट्स और ये 180 प्लस 5 कैसे करते हैं, इसको रिवाइज कर लेना। सो यहाँ से फिर आप F13 के XY कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, आई विल शेयर द न्यूमेरिकल वैल्यूज विद यू।